स्वागत है आपका हमारे चैनल नवल आईटी स्टूडियो में। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्विटर से है। ट्विटर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका फर्स्ट। तो जो है क्या पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ट्विटर में सामान्यतः कितने सेकंड का वीडियो पोस्ट किया जा सकता है। जैसे क्या करते हैं आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं तो 30 सेकंड का वीडियो लगाते हैं। वैसे अगर आप ट्विटर में कोई वीडियो पोस्ट करना चाहते हैं ट्विटर पे, तो ट्विटर पे आप कितने सेकंड का वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। 60 सेकंड्स का, 140 सेकंड्स का, 360 सेकंड्स का, या फिर कोई नहीं। तो ट्विटर जो है आपका एक क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। तो इस पे जो है कि आप अधिकतम कितने सेकंड का वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। 60 सेकंड, 140 सेकंड, 360 सेकंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 140 सेकेंड्स। कितना हो जाएगा, 140 सेकेंड्स का वीडियो आप इस पर पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें जो है कि आप जो वीडियो पोस्ट करेंगे वो आपका 2 मिनट 20 सेकंड का वीडियो होगा। 2 मिनट 20 सेकंड का वीडियो आप ट्विटर पर पोस्ट कर सकते हैं। इससे अधिक लेंथ का वीडियो आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ट्विटर पे जो है अगर आप ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट करने के लिए कैरेक्टर्स की संख्याएँ, कैरेक्टर की जो है लिमिट भी होता है, कितने कैरेक्टर ट्वीट किए जा सकते हैं। तो ट्विटर के पे जो है आपको ट्वीट करने के लिए जो लिमिट होता है वो क्या होता है आपका, ट्विटर पे ट्वीट करने की लिमिट होती है 280 कैरेक्टर्स, यानी कि 280 कैरेक्टर आप ट्वीट में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विंडोज़ 10 सॉफ्टवेयर पर स्वामित्व का एकाधिकार किसके पास है। यानी कि आप जनरली आप ये समझिए कि विंडोज़ 10 जो सॉफ्टवेयर है उसका स्वामित्व यानी उसके मालिक यानी उसका अधिकार किसके पास है। तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के पास, गूगल के पास, माइक्रोसॉफ्ट के पास, या फिर किसी के पास नहीं, या फिर इनमें से किसी के पास नहीं। तो जो विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 10 क्या आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 10 क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वे कंप्यूटर के लिए अति आवश्यक होते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर को ऑन होने के लिए ही विंडोज़ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर है उसका स्वामित्व यानी एकाधिकार किसके पास है, IBM के पास, गूगल के पास, माइक्रोसॉफ्ट के पास, या फिर इनमें से किसी के पास नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा विंडोज़ 10 जो है ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के पास इसका एकाधिकार है, स्वामित्व है। यानी कि विंडोज़ 10 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, तो इसका एकाधिकार या फिर स्वामित्व किसके पास है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं आपके बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स और पॉल एलन जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं, और विंडोज़ 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व का एकाधिकार जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल की शॉर्ट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल की शॉर्ट की क्या होती है। तो बताएं आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यू स्टाइल की शॉर्ट की बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर क्या आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। लिब्रे ऑफिस राइटर आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, और इसे जो है कि लिब्रे ऑफिस फाउंडेशन ने बनाया है, लिब्रे ऑफिस ने ये बनाया है। ठीक है, तो जो ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है इसमें अगर आपको न्यू स्टाइल देना है आपको, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे, Ctrl+F, Shift+F11, Ctrl+F7, या फिर Shift+F5। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, कमेंट करें आप लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, करेक्ट आंसर क्या होगा Ctrl+F, Shift+F11, Ctrl+F7, या फिर Shift+F5। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए शॉर्ट की क्या होती है आपकी, शॉर्ट की होती है आपकी Shift+F11। अगर आपको न्यू स्टाइल करना है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे, Shift+F11। Shift+F11 आप यूज करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से हमारा 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि फॉन्ट स्पेसिंग में कौन सा उपलब्ध नहीं है। फॉन्ट के स्पेसिंग में यानी कि फ़ॉन्ट में जो हम कुछ भी लिखते हैं यानी कि कुछ भी हम टाइप करते हैं, तो इन टेक्स्ट के बीच की जो गैपिंग होती है, स्पेसिंग होती है, टेक्स्ट के बीच की लाइन स्पेसिंग की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो है फ़ॉन्ट स्पेसिंग की बात हो रही है कि इनमें कौन सा उपलब्ध नहीं होता है, उनमें कौन सा उपलब्ध नहीं होता है फ़ॉन्ट स्पेसिंग में।
तो नॉर्मल, लूजली, कंडेंस्ड, एक्सपेंडेड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉन्ट स्पेसिंग में कौन सा उपलब्ध नहीं है? फॉन्ट स्पेसिंग में इनमें से कौन सा उपलब्ध नहीं है? नॉर्मल, लूजली, कंडेंस्ड या फिर एक्सपेंडेड, या फिर एक्सपेंडेड। करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं आप लोग कि फॉन्ट स्पेसिंग में इनमें से कौन सा उपलब्ध नहीं है? कौन सा उपलब्ध नहीं है? नॉर्मल, लूजली, कंडेंस्ड या फिर एक्सपेंडेड, या फिर एक्सपेंडेड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फॉन्ट स्पेसिंग में जो है आपका क्या उपलब्ध नहीं होता है? तो वो जो है आपका है कि लूजली आपका नहीं होता। नॉर्मल, कंडेंस्ड और एक्सपेंडेड जो होता है कि फॉन्ट स्पेसिंग के लिए उपलब्ध होता है, लेकिन आपका लूजली आपका नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फॉन्ट स्पेसिंग में कौन सा उपलब्ध नहीं है? तो आपका लूजली आपका फॉन्ट स्पेसिंग में उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और फॉन्ट स्पेसिंग से हम करते क्या हैं? तो फॉन्ट स्पेसिंग जो भी हम कैरेक्टर लिखते हैं, यानी जो भी कुछ हम टेक्स्ट लिखते हैं, उनके बीच में फॉन्ट के बीच में हम स्पेस जो है कि कम ज़्यादा करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, और आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि फॉन्ट स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि डिजिलॉकर के संदर्भ में नागरिक क्या नहीं कर सकते हैं? डिजिलॉकर में क्या नहीं किया जा सकता है? बताएं आप लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा कि डिजिलॉकर में क्या नागरिक जो हैं, डिजिलॉकर में जो भी नागरिक हैं तो वो जो है कि क्या नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन है आपका ए, स्टोर एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट, अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट को स्टोर करना। बी, एडिट द स्टोर डॉक्यूमेंट, स्टोर किए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करना। सी है एक्सेस द स्टोर्ड डॉक्यूमेंट, स्टोर किए गए डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना। या फिर डी नंबर ऑप्शन है स्टोर्ड इश्यूड डॉक्यूमेंट, इशू किए गए डॉक्यूमेंट को स्टोर करना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर चुने आप लोग कि डिजिलॉकर के संदर्भ में, डिजिलॉकर में नागरिक क्या नहीं कर सकते हैं? स्टोर एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट, यानी अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट को स्टोर करना। बी है एडिट द स्टोर डॉक्यूमेंट, स्टोर किए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करना। एक्सेस द स्टोर डॉक्यूमेंट, यानी स्टोर किए गए डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना, उसको यूज करना। या फिर स्टोर्ड इशूड डॉक्यूमेंट, यानी कि इशूड डॉक्यूमेंट को स्टोर करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एडिट द स्टोर डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट स्टोर होंगे उसको एडिट नहीं किया जा सकता है। डिजिलॉकर जो है आपको डॉक्यूमेंट को एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। डिजिलॉकर के संदर्भ में नागरिक स्टोर किए गए डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 5 का बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6, यूपीआई किसके द्वारा शुरू किया गया? यूपीआई किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन है एस मुद्रा, आर गांधी, रघुराम राजन या फिर उर्जित पटेल। तो किसके समय में आपका यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस शुरू किया गया था? किसके समय में शुरू किया गया था बताना है आपको। एस मुद्रा, आर गांधी, रघुराम राजन या फिर उर्जित पटेल, या फिर उर्जित पटेल। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये किसके समय में लॉन्च किया गया था? तो रघुराम राजन जी जब गवर्नर थे उस समय ये लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सी नंबर ऑप्शन रघुराम राजन ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो 6 का सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक वैध ट्विटर हैंडल कौन सा है? एक वैध ट्विटर हैंडल कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास ए, लाइट इंस्टीट्यूट @ बी है लाइट इंस्टीट्यूट @ सी है @लाइट इंस्टीट्यूट और डी है लाइट @इंस्टीट्यूट। तो एक वैध ट्विटर हैंडल कौन सा है? इनमें से एक वैध ट्विटर हैंडल कौन सा है? लाइट इंस्टीट्यूट या फिर लाइट इंस्टीट्यूट @ या फिर @लाइट इंस्टीट्यूट या फिर लाइट @इंस्टीट्यूट। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए एक जो है वैध ट्विटर हैंडल कौन सा है? लाइट इंस्टीट्यूट @लाइट इंस्टीट्यूट, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन है। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
क्योंकि ट्विटर हैंडल में पहले जो है सबसे पहले आपका @ लगा होता है। तो 7 के लिए सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, @लाइट इंस्टीट्यूट। ओके, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। STL क्या है? STL क्या है? तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? STL क्या होता है? स्टीरियोलिथोग्राफी के लिए एक संक्षिप्त नाम है, एक या फिर एक फाइल प्रकार जो प्रिंट करने योग्य 3D मॉडल से जुड़ा है, या फिर सी नंबर ऑप्शन है 3D प्रशंसकों को दिया गया एक उपनाम है, या फिर डी नंबर ऑप्शन है कि एक 3D प्रिंटिंग सामग्री है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? STL जो है क्या होता है? STL क्या होता है? स्टीरियोलिथोग्राफी के लिए एक संक्षिप्त नाम, या फिर एक फाइल प्रकार जो प्रिंट करने योग्य 3D मॉडल से जुड़ा होता है, या फिर 3D प्रशंसकों को दिया गया एक उपनाम, या फिर एक 3D प्रिंटिंग की सामग्री। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्टीरियोलिथोग्राफी के लिए एक संक्षिप्त नाम। STL जो होता है वो क्या होता है? स्टीरियोलिथोग्राफी, यानी कि जो STL है स्टीरियोलिथोग्राफी का एक संक्षिप्त नाम है, यानी कि आपका जो है कि शॉर्ट फॉर्म आपका STL होता है, और इसका STL का फुल फॉर्म क्या है? स्टीरियोलिथोग्राफी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोज ऑप्शन किस टैब में होता है? आज जो है कि कुछ टाइम प्रॉब्लम की वजह से टाइपिंग करने में थोड़ा जो है कहीं मिस्टेक हो गए हैं, इतना आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोज ऑप्शन किस टैब में होता है? मैक्रोज ऑप्शन आपका किस टैब में होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों का? इंसर्ट, स्लाइड, टूल्स, या फिर नन, कोई नहीं। तो बताएं आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोज ऑप्शन किस टैब में होता है? किस टैब में होता है? इंसर्ट में, स्लाइड में, टूल्स में, या फिर किसी में नहीं, या फिर किसी में नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? टूल्स में। कहाँ होता है? टूल्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। क्या होता है? टूल्स। 9 का सी नंबर ऑप्शन टूल्स जो है करेक्ट होगा, क्योंकि मैक्रोज ऑप्शन आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टूल्स मेनू में या फिर टूल टैब में होता है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। किस मोड में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑपरेट होते हैं? तो बताएं जो करेक्ट आंसर क्या होगा? किस मोड में जो है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो भी होते हैं आपके कंप्यूटर के, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक जो भाग होते हैं वो किस मोड में ऑपरेट होते हैं? BCD में, EBDCIC में, या फिर डेसिमल में, या फिर बाइनरी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं आप लोग? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑपरेट होते हैं किस मोड में ऑपरेट होते हैं? BCD में, EBDCIC में, डेसिमल में, या फिर बाइनरी में। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए? तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो भी होते हैं वो किस में ऑपरेट होते हैं? BCD में। किस में ऑपरेट होते हैं? BCD, यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि हम जो कुछ देते हैं नंबरिंग कमांड हम डेसिमल में देते हैं, लेकिन क्या करता है कंप्यूटर उसको बाइनरी में समझ के कार्य करता है। तो BCD होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो 10 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ईमेल से बाहर जाने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आपको ईमेल से बाहर जाना है तो किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? साइन इन, साइन आउट, लॉग इन, या फिर कोई नहीं, या फिर कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए कि अगर आपको ईमेल से बाहर जाना है तो उसके लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है? साइन इन का, साइन आउट का, लॉग इन का, या फिर नन, कोई नहीं, या फिर नन, कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ईमेल से अगर आपको बाहर जाना तो हम क्या यूज करते हैं? साइन आउट। क्या यूज करेंगे? साइन आउट करेंगे। अगर हमें ईमेल से बाहर जाना है तो हम क्या करते हैं कि साइन आउट करते हैं। अगर हमें कोई नया मेल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? साइन इन करते हैं। और अगर हमारा कोई पहले से मेल बना है और उसके ईमेल में जाना है तो हम उस समय क्या करते हैं? लॉग इन करते हैं। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में इंटरनेट का सबसे मूलभूत प्रोटोकॉल कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल जो है क्या होगा इंटरनेट के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आपका इंटरनेट के लिए क्या होगा? कौन सा प्रोटोकॉल होगा?
IP, TCP/IP, SMTP या फिर UTP। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए IP जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, फिर है TCP/IP ने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, SMTP होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और UTP होता है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मूलभूत प्रोटोकॉल यानी कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है इंटरनेट के लिए? जो इंटरनेट होता है वो क्या यूज करता है आपका? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या यूज करता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? TCP/IP। क्वेश्चन नंबर 12 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा? TCP/IP। निम्नलिखित में से इंटरनेट का सबसे मूलभूत प्रोटोकॉल कौन सा है? तो क्या हो जाएगा आपका? TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, और जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 का बी नंबर आंसर कमेंट किया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, वर्डप्रेस क्या है? तो वर्डप्रेस को आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका, और ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो वर्डप्रेस क्या है? मेल सर्विस, टेक्स्ट फॉर्मेट सॉफ्टवेयर, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, या फिर कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वर्डप्रेस क्या होता है? तो जो वर्डप्रेस है आपका ये होता है आपका कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। 13 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है वर्डप्रेस। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा व्यू नहीं होता है? बताएं आप लोग करेक्ट आंसर क्या होता है कि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है उसमें कौन सा व्यू नहीं है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा व्यू नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? जल्दी से कमेंट करें। आउटलाइन व्यू, इम्प्रेस व्यू, स्लाइड शो व्यू, या फिर स्लाइड व्यू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा आपका? इम्प्रेस व्यू। इम्प्रेस व्यू आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होता है। बाकी आउटलाइन, स्लाइड शो और स्लाइड व्यू ये सभी आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मौजूद होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, EDI की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? EDI की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? EDI होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। और जो EDI है ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डेटा को सेंड करना, डेटा को इंटरचेंज करना, वही आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDI। तो इसकी प्राथमिक आवश्यकता क्या होती है? इंटरनेट, या फिर वैल्यू एडेड नेटवर्क, या फिर कारपोरेट इंटरनेट, या फिर एक्स्ट्रानेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए? तो EDI की प्राथमिक आवश्यकता क्या होती है आपकी? इंटरनेट होती है। क्या होती है? इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इंटरनेट। EDI की प्राथमिक आवश्यकता आपकी इंटरनेट होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डेटा इंटरचेंज करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, ईमेल में अटैचमेंट के रूप में कौन सी फाइल नहीं भेजी जा सकती है? ईमेल में अटैचमेंट के रूप में कौन सी फाइल नहीं भेजी जा सकती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे सेलेक्ट करें आप लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ईमेल के अटैचमेंट में कौन सी फाइल नहीं भेज सकते? .exe, .pdt, .docx या फिर .doc। तो यहाँ जो है कि कौन सा फाइल नहीं भेज सकते ईमेल के अटैचमेंट में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका .exe। .exe जो है फाइल को आप ईमेल के अटैचमेंट के रूप में सेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe को आप ईमेल में सेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ईमेल आपको का जो exe फाइल होता है उसको वायरस समझकर उसे जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, उसे जो है वायरस समझकर उसे हटा देता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17, किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा? अगर आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और उसमें जो है कि अगर आप कस्टम टाइमिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा? कौन सा ऑप्शन आपका इस्तेमाल होगा? फ्लाइट टाइमिंग, रेरेस टाइमिंग, स्लाइड टाइमिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या यूज करेंगे अगर आपको स्लाइडों को आपको कस्टम टाइमिंग सेट करना है? स्लाइड्स के लिए अगर आपको
कस्टम टाइमिंग सेट करना है तो क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप, तो हम सेलेक्ट करेंगे रियरेस्ट टाइमिंग। क्या सेलेक्ट करेंगे, रियरेस्ट टाइमिंग का यूज करेंगे। कस्टम टाइम सेट करने के लिए आपका रियरेस्ट टाइमिंग होता है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का व्यू नहीं है। इसमें से भी बताना है आपको कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का व्यू कौन सा नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड व्यू या फिर कोई नहीं, या फिर कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे कमेंट करें आप लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा व्यू नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का व्यू कौन सा नहीं है। तो जल्दी से कमेंट करें आप लोग क्या होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ देखिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा व्यू नहीं होता है, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड व्यू या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो एक स्लाइड शो तो दिखाने के लिए होता है स्लाइड शो, स्लाइड व्यू भी आपका, स्लाइड शॉर्टर व्यू और नन दिया हुआ है। इसमें आपका स्लाइड शो व्यू होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू भी होता है। और अगर कहा जाए केवल स्लाइड व्यू तो केवल स्लाइड व्यू नहीं होता है, इसमें स्लाइड शो या फिर स्लाइड शॉर्टर व्यू आपका मौजूद होता है, ठीक है। तो या तो हम स्लाइड शो दिखाएंगे या फिर स्लाइड को शॉर्ट करेंगे या फिर नॉर्मल व्यू या फिर आउटलाइन व्यू का यूज करेंगे। स्लाइड व्यू आपका इसमें नहीं मिलेगा। 18 का सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, प्रिंटर की इंक में इस्तेमाल किया जाने वाला कार्बन कौन सा होता है। प्रिंटर के इंक में किस प्रकार का कार्बन इस्तेमाल किया जाता है, गैस कार्बन, आयरन ऑक्साइड, मैग्नेट कार्बन या फिर कोई नहीं, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंटर में किस प्रकार का, प्रिंटर के इंक में किस प्रकार का कार्बन इस्तेमाल होता है, तो आपका क्या होता है, गैस कार्बन। गैस कार्बन आपका प्रिंटर के इंक में इस्तेमाल किया जाने वाला कार्बन होता है। 19 के लिए ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, गैस कार्बन। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है। इंटरनेट के द्वारा कौन सा संचार प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, TCP, IP, HTTP, WWW या फिर IP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर वर्ल्ड वाइड वेब या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे कमेंट करें आप लोग। तो इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, TCP IP। क्या होगा, TCP IP होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो 20 के लिए आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज जो है कि कुछ टाइम जो है कि कम बचा, इसलिए जो है कि टाइम नहीं मिल पाए, इसलिए जो है कि हम क्वेश्चन जो आज थोड़ा कम हो गए। 20 क्वेश्चन तक ही आज कम रहेंगे क्वेश्चंस, और डेली आपके 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन डेली होते रहेंगे, लेकिन आज जो है कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है कि 30 क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और SSC एग्ज़ाम की आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। और फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि जो भी फ्रेंड आपके SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और SSC करना चाहते हैं उनको जो है हेल्प मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।